हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूक्लियन एकेडमी बस्ती। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर। इससे पहले मैंने सॉल्यूशन चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। सॉल्यूशन चैप्टर का 24 वीडियो अभी तक यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें पूरा कंसेप्चुअल थ्योरी मैंने पढ़ाया है। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट का क्वेश्चन और एक्सरसाइज पूरा मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आप सॉलिड स्टेट चैप्टर को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन चैप्टर का 24 वीडियो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका एक चैप्टर कवर हो जाएगा। बच्चों, आज मैं सॉलिड स्टेट कवर करता हूं। सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो यहां से 4 मार्क्स, यहां से अप्रोक्सीमेट 4 मार्क्स सीबीएसई में आता है। एंड 1 क्वेश्चन अगर देखें तो जेई में आता है, जेई मेंस में, और 1 to 2 क्वेश्चन अगर देखें तो नीट एग्जाम में आपके आता है। तो इसका मतलब ये हुआ सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट हम कवर करते हैं। देखिए, स्टेट ऑफ मैटर के मेनली 5 स्टेट होते हैं। अगर देखा जाए 5 स्टेट मैटर का होता है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड स्टेट, थर्ड है गैसियस स्टेट, फोर्थ है प्लाज्मा स्टेट एंड फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। लेकिन हमें केमिस्ट्री में बच्चों केवल 3 स्टेट पढ़ना है। मैंने 11th क्लास में आपको गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट कवर कराया था। लिक्विड स्टेट स्पेशली देखा जाए तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है डिटेल्स में, और सॉलिड स्टेट हम लोग 12th में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो सॉलिड स्टेट, अब हम लोग मैटर का अगर क्लासिफिकेशन देखें, स्टेट देखें उसका, तो मैटर का स्टेट 3 होता है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड स्टेट मैटर का होगा गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर के 3 स्टेट होते हैं। अब बच्चों, इन तीनों स्टेट की अगर हम बात करें तो ये तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम टेम्परेचर प्रेशर चेंज करें तो ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो सॉलिड स्टेट होते हैं बच्चों, सॉलिड स्टेट में जो गैसियस कंपोनेंट होते, जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट के जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत नजदीक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ज्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस में गैसियस पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो अगर थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए सॉलिड में, तो सॉलिड के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वाइब्रेशन होगा, कोलिजन होगा, दूर जाएंगे तो लिक्विड में बदलेगा, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर अगेन बढ़ा दो ज्यादा, और प्रेशर क्या करना बच्चों, कम कर देना है। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम करेंगे तभी तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। अगर प्रेशर भी बढ़ा देंगे तो कहां, वो तो नजदीक ही कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रह जाएंगे। अब अगर गैस को लिक्विड में बदलना है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर आप डिक्रीज करिए और प्रेशर आपको बढ़ाना होगा। अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना तो कंप्रेस करना पड़ेगा टेम्परेचर कम करके, तभी तो कंडेंसेट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अगर लिक्विड को सॉलिड में बदलना है तो टेम्परेचर आप घटाइए एंड प्रेशर आप क्या करिए, इंक्रीज कर दीजिए। तो इस यहां तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में इंटरचेंजेबल हैं। अब देखिए बच्चों, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपीसी वगैरह जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बदलना या सॉलिड को गैस में बदलना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कि इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर आप दे रहे हो, मतलब हीट दे रहे हो, मतलब टेम्परेचर एनर्जी दे रहे हो, मतलब एंथैल्पी डेल्टा एच का वैल्यू बच्चों होगा पॉजिटिव। बात समझ में आया? अब यहां अगेन टेम्परेचर हम लोग दे ही रहे हैं तो यहां भी डेल्टा एच यानी एंथैल्पी का वैल्यू हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। लेकिन अगर गैस को लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर घटाना पड़ रहा है, मतलब डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। और लिक्विड को अगर सॉलिड में बदलना है तो अगेन फिर टेम्परेचर कम करना पड़ रहा है तो डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा
निगेटिव। और अगर डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव होता है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट इवॉल्व होगा, रिलीज होगा। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, इसका मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, एंथैल्पी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो सॉलिड से हम लिक्विड गैस के तरफ जाएंगे तो हीट हमें देना है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस। और गैस को अगर सॉलिड में बदलना है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हमें फॉलो करना है। दूसरी बात यह है बच्चों, अगर सॉलिड को लिक्विड में बदला जाए तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? सॉलिड को लिक्विड में बदलो मतलब मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस बच्चों बोला जाएगा इसे हम बोलेंगे मेल्टिंग। और अगर लिक्विड को गैस में बदलना है, लिक्विड को अगर गैस में बदल लो तो इसे क्या बोलते हैं बताइए? कोई लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट करना है तो वेपराइजेशन आप इसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? वेपराइजेशन। या इसी को आप बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, वेपराइजेशन बोलिए या बॉइलिंग बोलिए, बात एक ही है। अगर गैस को लिक्विड में बदलना है, मान लेते हैं गैस है उसको लिक्विड में बदल दो, तो गैस को लिक्विड में बदलोगे इसका मतलब कंडेंसेशन हो रहा है, इसे हम बोलेंगे बच्चों कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, जैसे पानी है, वाटर है, लिक्विड, उसको बर्फ बदलना सॉलिड में, इसका मतलब फ्रीज करना है, तो ये फ्रीजिंग प्रोसेस कहलाएगा, फ्रीजिंग। और अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलना है तो दिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? सब्लिमेशन प्रोसेस। तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा, लिक्विड में मॉडरेट टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत ही कम होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारा है स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। सॉलिड स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके पास रिजिडिटी हो, मतलब थोड़ा सा दृढ़ हो, रिजिड हो, जिसके पास रिजिडिटी हो और इस वजह से उसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम भी डिफिनेट हो, ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन बच्चों लिखेंगे, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर which have या which possess rigidity, hence have definite shape, size and definite volume, shape, size and definite volume। तो ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके पास क्या हो? रिजिडिटी हो, मतलब रिजिडिटी हो, हार्ड हो, और जिसका डिफिनिट शेप हो, डिफिनिट साइज हो एंड डिफिनिट वॉल्यूम हो, उसे हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। बात समझ में आया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। देखिए मेनली टू टाइप्स के सॉलिड पाए जाते हैं, मेनली टू टाइप्स सॉलिड होते हैं, टू टाइप सॉलिड पाए जाते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड है बच्चों एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में हम लोग डिटेल में डिफरेंस देखते हैं। क्या डिफरेंस है सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड में? यहां से क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हमें इसे मिटाना पड़ेगा। मैं फिर दोनों का डिफरेंस बता रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं तुरंत मिटाऊं। दोनों साइड में आप लिखेंगे, एक साइड में आप लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड साइड में आप लिखोगे एमॉर्फस सॉलिड। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए एक साइड में लिखूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरे साइड में बच्चों मैं लिखूंगा एमॉर्फस सॉलिड। देखिए बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और इधर मैं लिखूंगा एमॉर्फस सॉलिड।
amorphous solid, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। फर्स्ट पॉइंट देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके बीच का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अगर है, मतलब एक रेगुलर ज्योमेट्री में उनका अरेंजमेंट अगर है, तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे, दे हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ constituent ions, constituent particles, दैट इज, पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं constituent particles? दैट इज एटम भी हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकते हैं। बात समझ में आया? और जो एमॉर्फस सॉलिड बच्चों होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, इनका जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है वो डिफिनिट नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, that is atom, ions and molecule। बात समझ में आया बच्चों? तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डिफरेंस आपको यही पता होना चाहिए। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड के जो कंपोनेंट होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट बच्चों, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये ट्रू सॉलिड होता है। तो लिख सकते हैं आप, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होता है। ट्रू सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि इनके बीच का एक डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। सॉलिड का मेन प्रॉपर्टी यही शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो एमॉर्फस सॉलिड होता है बच्चों, ये स्यूडो सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड आर स्यूडो सॉलिड, या इसी को बच्चों बोलते हैं आर सुपर कूल्ड, इसी को बच्चों बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एमॉर्फस सॉलिड को बच्चों सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। देखिए इसके नाम से ही क्या पता चल रहा है, ए मतलब नहीं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फस मतलब स्ट्रक्चर, इसका शेप, मतलब जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इसका जो है शेप ही नहीं निश्चित है, मतलब इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वही डिफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है। तो जब इसका शेप ही नहीं निश्चित होगा, इसका मतलब ये टेम्परेचर वगैरह जब घटेगा बढ़ेगा, वेरिएशन थोड़ा करेंगे, तो ये सॉलिड से थोड़ा लिक्विफाइड होने लगता है, लिक्विड की तरफ जाने लगता है। अगर इसके बीच का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैचमेंट अगर ज्यादा होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता, तो टेम्परेचर अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करते जैसे 50, 60, 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में कोई इधर उधर वेरिएशन नहीं होता। लेकिन जबकि इसका अरेंजमेंट उतना सिस्टमेटिक नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर जैसे चेंज करेंगे ये लिक्विफाइड होने लगता है, लिक्विड जैसा होने लगता है। जैसे आपके घरों में जो मतलब आप देखे होंगे, जो जहां ऐसे खिड़की टाइप का लगा होता है, तो क्या होता है उसमें ग्लास जो लगा होता है, गर्मी के मौसम में ग्लास नीचे जो लोअर एरिया है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ऊपर वाला ग्लास थोड़ा पतला हो जाता है। तो इसका मतलब ये वो एमॉर्फस सॉलिड ग्लास है, उसमें जो है सुपर कूल्ड लिक्विड की प्रॉपर्टी आ जाता है। तो आपको याद रखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ट्रू सॉलिड, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। देखिए थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, थर्ड पॉइंट देखिए,
अगर इसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, तो ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, जैसे 50 या तो फिर 60 या तो फिर 70, कुछ मतलब एक डिफिनिट नंबर होगा। जबकि जो एमार्फस सॉलिड होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो इनका मतलब एक रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होगा, मतलब वेरिएशन होता है। तो देखिए आप लिख सकते हैं दे डू नॉट have sharp melting point. They show range of melting point, मतलब ये रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट शो करता है। मतलब जैसे 55 से 60, जैसे 40 टू 45, तो एक रेंज में होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? रीजन है बच्चों, यहाँ जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो एक निश्चित नहीं है, डेफिनेट नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी कर जाता है। फोर्थ पॉइंट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये अंडरगो क्लीन क्लीवेज, ऐसे लिख सकते हैं, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज का मतलब होता है बच्चों कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखें और इसको अगर कट कर दिया जाए, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करें तो कट करेंगे तो ऐसे कट हो जाएगा। मतलब अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो ऐसे दो कंपोनेंट में कट जाएगा। क्लीन क्लीवेज हो रहा, मतलब ऐसे अच्छे से कट जा रहा है। जबकि ये जो है आप लिख सकते हैं दे अंडरगो एन इरेगुलर कटिंग। कैसे? जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी एमार्फस सॉलिड है, जब इसको हम कट करते हैं बच्चों तो ऐसे कट होता है, इस टाइप का कटिंग होता है। मतलब इसको अगर हम देखें तो ऐसे कटिंग होगा, ऐसे, मतलब खुरदुरा टाइप का कट कर रहा है ये, इसका मतलब इरेगुलर कटिंग हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला पॉइंट आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, मैं अगला पॉइंट देख रहा हूं, देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट बच्चों देखिए, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये आयन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? आयन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और जबकि जो एमार्फस सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। तो आप इधर लिखेंगे क्रिस्टलाइन और इधर लिखेंगे एमार्फस। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिफ्थ पॉइंट, दे आर एन आइसोट्रोपिक नेचर। इसका मतलब एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब दैट इज डिफरेंट, दे शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी in different डायरेक्शन। और ये जो बच्चों अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं आप दे आर आइसोट्रोपिक नेचर, मतलब दैट इज दे शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी in different direction
इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखिए समझिए, इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। एन आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक का मतलब समझिए, मतलब जैसे अगर हम देखें बच्चों, तो यहां अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंपोनेंट को लें, तो जैसे कैटायन हुआ, मान लेते हैं कैनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, ऐसे देखते हैं। एक कैटायन और बीच में मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये एनायन। अब यहां देखिए, मान लेते हैं ये कैटायन है और बीच में मैं एनायन लिख देता हूं, पेन चेंज कर देते हैं ऐसे, फिर ऐसे, और बीच में मैं पेन चेंज करता हूं, एक कैटायन एक एनायन में मान लेता हूं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों, यहां जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, अगर हम इधर से मूव करें, इधर मूव करें, तो देखिए पहले मान लेते हैं कैटायन ए प्लस, मान लेते हैं ये बी माइनस, पहले कैटायन आ गया। यहां देखिए अगर हम यहां से मूव करें, तो यहां एनायन पहले आ गया, कैटायन बाद। अगर हम ऐसे मूव करें, ऐसे इधर साइड से मूव करें, तो मान लेते हैं ए से बी के तरफ अगर हम मूव करें, तो इस डायरेक्शन में अगर जाते हैं बच्चों, तो इधर कैटायन है, इस रो में कैटायन एनायन पड़ रहा है। इस रो में जाएंगे तो एनायन कैटायन आ जाएगा। अगर हम ऐसे मूव करें, अगर ऐसे सीधा मूव करें, इधर से जाएं, देखिएगा, इसको मैं सी मान लूं और इसको मैं डी मान लूं, तो अगर मैं इधर से बच्चों मूव करूंगा, तो यहां देखिए एनायन एक साइड पड़ गया, इधर देखिए कैटायन पड़ गया। तो जैसे मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट भी चेंज हो जा रहा है। देखिए जैसे जैसे इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट एनायन कैटायन था, कैटायन। तो देखिए बच्चों, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड और इधर वाला है एमॉर्फस सॉलिड। आपको डिफरेंस बता रहे हैं, समझिए फिर एक बार। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आयन आइसोट्रॉपिक नेचर का है, आयन आइसोट्रॉपिक नेचर का होता, और ये है आइसोट्रॉपिक नेचर। तो देखिए, अब यहां देखिए आयन आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। और ये क्या है बच्चों, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ। अब आप समझ लीजिए, फिर से एक बार आपको समझा दूं। जैसे देखिए कैटायन एनायन, इस टाइप का अरेंजमेंट अगर है कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, तो आप अगर इधर मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, तो मान लेते हैं ए लाइन मैंने खींचा। अब ए लाइन में देखिए यहां कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, नीचे देखिए एनायन कैटायन। तो यहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग हो गया है। मतलब इस डायरेक्शन से अगर हम चेक करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, तो डिफर कर जाएगा। यहां कैटायन है, यहां एनायन है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मींस थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अलग अलग हो जाएगा। यहां देखिए जो ये लाइन खींचा हुआ है बच्चों, यहां सीधा, यहां देखिए एनायन कैटायन, तो यहां भी डायरेक्शन चेंज किया तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफर कर जा रहा है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में अगर बच्चों देखें, तो यहां ऐसे रैंडमली अरेंजमेंट है, कोई मतलब निश्चित यहां कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं है। जो यहां कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बच्चों, ऐसे रैंडमली अरेंजमेंट है। तो यहां किधर से भी आप मूव करोगे, तो यहां सेम ही फिजिकल प्रॉपर्टी होगा। यहां खिचड़ी टाइप का पूरा है, मतलब यहां जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है खिचड़ी टाइप का बना हुआ है। तो किधर से भी आप चेक करोगे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टी है, उस पार्टी में मेल फीमेल और चिल्ड्रन आए हुए हैं। अब मेल फीमेल चिल्ड्रन का अगर अरेंजमेंट अच्छे से कर दिया जाए, तो आप एक डायरेक्शन से जाओगे तो फीमेल, दूसरे जाओगे मेल, तीसरे से गए आपको चिल्ड्रन मिल गया। तो डिफरेंट डायरेक्शन से जाओगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी सोर्स करेंगे ना, क्योंकि कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे।
जबकि अगर मेल फीमेल चिल्ड्रन सारे सेम मतलब पूरा मिक्स करके बैठा दिया जाए तो जिधर से चाहोगे बच्चा मिल जाएगा या गर्ल्स मिल जाएंगे या बॉयज मिल जाएंगे, कोई भी मिल जाएगा। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा डिफरेंट डायरेक्शन में। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 6 देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है। तो आप लिख सकते हैं दे हैव डिफिनिट शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बच्चों होते हैं उनका शेप डिफिनिट होता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, एमॉर्फस, ए मतलब सही नहीं है, मॉर्फस मतलब शेप स्ट्रक्चर, इसका शेप डिफिनिट नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, इसका शेप बच्चों डिफिनिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो डायमंड हो गया, एग्जाम्पल में बच्चों डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इधर डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज ले लीजिए, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। अगर इधर एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देखें एमॉर्फस में तो ग्लास हो गया, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सभी एग्जाम्पल है किसके, एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल है। तो वहां बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत और फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू बताने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है ये। यहां से कंपटीशन एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाएगा, आपके बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। तो अनआइसोट्रोपिक मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं, और आइसोट्रोपिक मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि एमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये अगेन 4 टाइप का होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। तो आप लिखेंगे अगला पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर 4 टाइप। मैं एक कॉलम बनाऊंगा, लिखूंगा सॉलिड, और यहां मैं लिखूंगा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और अगले कॉलम में बच्चों मैं लिखूंगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक कॉलम बच्चों में लिखूंगा मेल्टिंग पॉइंट, अगले में आप लिखेंगे कंडक्टेंस, एंड नेक्स्ट कॉलम में बच्चों लिखना है एग्जाम्पल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, फर्स्ट बच्चों होता है आयनिक सॉलिड, एंड सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, एंड थर्ड इज कोवैलेंट सॉलिड, एंड फोर्थ इज मेटालिक सॉलिड। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट बताइए आयनिक सॉलिड, सेकंड बच्चों है मॉलिक्यूलर सॉलिड, थर्ड है कोवैलेंट सॉलिड, एंड फोर्थ है मेटालिक सॉलिड। चलिए एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं बच्चों। बताइए जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड का अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कैटायन, एनायन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच होते हैं। तो यहां जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बच्चों वो पॉजिटिव वाले होंगे और नेगेटिव वाले, या कैटायन हो सकते हैं, कैटायन एंड एनायन यहां कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। बात समझ में आया? अच्छा ये बताइए कैटायन एनायन अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो कैटायन एनायन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये भी आप बता दो। कैटायन एनायन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जल्दी से बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है बच्चों। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों लग रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। उसके बाद अगर कंडक्टेंस की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंडक्टेंस वाला टॉपिक है। जो आयनिक सॉलिड होते हैं बच्चों, वो आयनिक अगर सॉलिड होंगे तो आयन से एक दूसरे से चिपके होंगे, सटे होंगे, बहुत क्लोज होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो आयन से एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आयनिक सॉलिड इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में। तो आप लिख सकते हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, इन सॉलिड स्टेट। बट लेकिन अगर उसको मोल्टन में कन्वर्ट कर दें, अगर उसको हम मोल्टन में कन्वर्ट कर दें, या उसका एक्वस सॉल्यूशन अगर हम देखें, तो मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में आयन फ्री मूव कर सकते हैं। इस वजह से आयनिक सॉलिड गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टन केस है, एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होता है आयनिक सॉलिड। अगला बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे NaCl आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है, जैसे KCl आयनिक सॉलिड, जैसे MgCl2 आयनिक सॉलिड, जैसे CaCl2, ये सभी आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। तो आयनिक सॉलिड आप आसानी से पहचान जाओगे। आयनिक बॉन्ड हम लोग पढ़े थे फर्स्ट ईयर 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, वहां भी मैंने डिटेल्स में आपको बताया हुआ है। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड नाम से ही लग रहा बच्चों, यहाँ जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बच्चों क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल होंगे। अब अगर मॉलिक्यूल कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े, यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम, लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा। और अगर बच्चों मैं कंडक्टेंस की बात करूं, कंडक्टेंस की अगर बात करूं, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ये इंसुलेटर होगा। क्या होगा बच्चों, इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है। मतलब कंडक्टिविटी, यानी यहां कोई मतलब पार्टिकल्स का मूवमेंट तो होगा नहीं, तो इस वजह से इंसुलेटर होगा। अगर एग्जाम्पल देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका है, जैसे आइस, जैसे ऐसे आप ले लो सॉलिड CO2, इसे ड्राई आइस भी बोलते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे सॉलिड I2, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल है। जैसे P4 हो गया, S8 हो गया, ये सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों है कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए कोवैलेंट सॉलिड क्या होगा, यहाँ एटम के बीच में जो है बॉन्ड बनता है, तो यहाँ जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बच्चों वो क्या होगा, एटम होगा। कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, एटम होगा। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें बच्चों, तो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे बच्चों हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी आप कह सकते हो हाईएस्ट। कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, यानी यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा अरेंजमेंट होता है कि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है। जैसे डायमंड इसका एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट इसका एग्जाम्पल है। तो आप लिख सकते हैं डायमंड ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, सिलिका, ये सभी जो है एग्जाम्पल किसके हैं, कोवैलेंट सॉलिड का। कंडक्टर की अगर बात करें तो ये इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट को छोड़ करके बच्चों ये सभी इंसुलेटर हैं। ग्रेफाइट को छोड़ करके ये सभी क्या हैं? इंसुलेटर है। बात समझ में आया? क्यों ऐसा है, क्या रीजन है कि ग्रेफाइट क्या इंसुलेटर ना हो करके कंडक्टर है? तो आपको कार्बन फैमिली में 11th में पढ़ाया गया है कि अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्रेफाइट के कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि डायमंड के कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक पाई इलेक्ट्रॉन फ्री होता मूव करने के लिए, इस वजह से ग्रेफाइट कंडक्टर हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब अगला देखिए बच्चों, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो मेटल एटम होगा, मेटल एटम होगा या मेटल आयन, मेटल एटम या मेटल आयन से होगा। बात समझ में आया? अब मेटल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो मेटालिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो आप लिख सकते हैं मेटालिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और मेल्टिंग पॉइंट जब मेटल है तो थोड़ा मेटालिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो आप लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसका होगा। अब अगर कंडक्टर की बात करें तो ये गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्यों गुड कंडक्टर है? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन, मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन दो बार तेजी से मूव करता है, इस वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो ऑल मेटल एंड सम एलॉय, ये सभी क्या हैं? ये सभी मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों मेटालिक सॉलिड का, तो जैसे मान लेते हैं आयरन मेटल है, तो आयरन मेटल में ढेर सारे आयरन एटम होंगे। तो आयरन एटम है तो ये जब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। तो जब 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे इसी में फ्लो करता रहेगा, ऐसे तैरता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन है आयरन का बीच में ऐसे नदी धारा पानी की तरह बहता रहेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज लेकर के इधर उधर घूमता रहेगा, निगेटिव चार्ज। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन ना घूमता तो ये पॉजिटिव आपस में रिपल्सन करके पूरा मेटल सॉलिड ही ब्रेक हो जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीच बीच में माइनस कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, इस वजह से ये स्टेबल है और इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा है, इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो बच्चों यहां तक थ्योरी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा पहला क्लास था इंट्रोडक्शन टाइप का, तो यहां थ्योरेटिकल ज्यादा मतलब हो गया। इस पर क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो पहले 2-3 क्वेश्चन इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप सॉल्व करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए जैसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन देखिएगा, Which one is the amorphous solid? क्वेश्चन बच्चों है Which one is the amorphous solid? Which one is the amorphous solid? amorphous solid, इसमें कौन सा amorphous solid है? तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों दिया है आपके सामने डायमंड, फर्स्ट ऑप्शन है डायमंड। सेकंड ऑप्शन बच्चों दिया है ग्रेफाइट, सेकंड ऑप्शन ग्रेफाइट। एंड थर्ड ऑप्शन दिया है बच्चों कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट। एंड फोर्थ ऑप्शन बच्चों दिया है ग्लास। तो आपको बताना है इसमें कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है। तो डायमंड कोवैलेंट सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये भी कोवैलेंट सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। NaCl कॉमन साल्ट मतलब NaCl, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये एमॉर्फस सॉलिड यानी डी ऑप्शन सही। बात समझ में आया बच्चों? चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, which one is not the property of crystalline solid? कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आइसोट्रोपिक,
आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। सेकंड ऑप्शन दिया है बच्चों शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन दिया है ए डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्री, ए डिफिनिट रेगुलर ज्योमेट्री। एंड फोर्थ ऑप्शन बच्चों दिया है हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बताइए कौन सा इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल नहीं है? तो भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, डेफिनिट रेगुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है, यानी ये वाला पॉइंट सही नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही। मतलब जो आइसोट्रॉपिक नेचर होता है वो एमॉर्फस सॉलिड रिप्रेजेंट करता है। चलिए बच्चों अगला थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको तुरंत सॉल्व करिए। Which one of the following is a covalent solid? Which one of the following is a covalent solid? फर्स्ट ऑप्शन दिया है कौन सा कोवैलेंट सॉलिड है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है Fe मेटल। सेकंड ऑप्शन बच्चों दिया है डायमंड, सेकंड ऑप्शन बच्चों दिया है डायमंड। थर्ड ऑप्शन आपको दिया है सोडियम क्लोराइड NaCl एंड फोर्थ ऑप्शन बच्चों दिया है Cu। कह रहा है कि इसमें कौन सा कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है? तो कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल बच्चों अभी हम लोग पढ़े, ये मेटालिक सॉलिड, ये मेटालिक सॉलिड, कॉपर आयरन मेटालिक सॉलिड, ये आयनिक सॉलिड, और ये हमारा है कोवैलेंट सॉलिड, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन और आपके सामने बच्चों है, एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है बच्चों which one of the following is a non-conductor in solid? नॉन कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में, स्टेट बट बीकम ए गुड कंडक्टर ऑन मेल्टिंग, जबकि मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर है। चार ऑप्शन आपको दिया है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों दिया है सोडियम, सेकंड ऑप्शन बच्चों दिया है आइस, और थर्ड ऑप्शन बच्चों दिया है पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, एंड फोर्थ ऑप्शन बच्चों दिया है डायमंड। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा ऑप्शन इसमें है जो अगर सॉलिड स्टेट में है तो इंसुलेटर है, बट अगर मोल्टन स्टेट में है तो कंडक्टर है। जैसे ये देखें तो ये गुड कंडक्टर क्योंकि मेटल है, आइस ये कोवैलेंट है इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है। KCl अगर सॉलिड स्टेट में है आयनिक सॉलिड तो इंसुलेटर, बट ये मोल्टन स्टेट में हो जाएगा तो कंडक्टर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग सेकंड वीडियो देखते हैं सॉलिड स्टेट का। ओके, थैंक यू।